मेरा नाम शाज़ी मुश्ताक है और मैं CSS 2021 में एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुआ हूँ। और इससे पहले भी एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एलोकेशन हो चुकी थी। और इस वीडियो का मकसद और इस आप लोगों से यहाँ पे आके मुखातिब होने का मकसद यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी की जो है वो अप्स एंड डाउन्स, जो सक्सेसेस एंड फेलियर्स से कुछ ना कुछ लेसन्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। जहाँ तक मेरी इब्तदाई तालीम का जो है वो सवाल है, तो मेरे पेरेंट्स एक बहुत छोटे से गांव जो कि दड़ो टाउन है सजावल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कराची माइग्रेट करके आए ताकि हमारी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा सके। तो उसी सिलसिले में मैं सेंट जूड्स हाई स्कूल उसमें मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद फिर मैं बहरिया कारसाज जो कराची में है उसमें जो है वो मैंने इंटरमीडिएट किया और फाइनली मैंने बैचलर्स डिग्री हासिल की मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इंजीनियरिंग करके बाद फिर पुलिस में, और वो भी दो जगहों पे, वही इसी सेम ग्रुप में एलोकेशन के लिए इतनी मेहनत क्यों की। तो सवाल तो बिल्कुल ये जायज़ है और इसका जवाब ये बनता है कि इंसान को वो करना चाहिए जो कि उसका अपना टेम्परामेंट हो। तो वन ऑफ द 3 थिंग्स दैट आई विल बी फोकसिंग हियर टुडे विल बी कि आप अपने आप को पहचानें, आप अपने आप को यू नो योरसेल्फ, आपका मकसद है उसको समझें और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एवेल्यूएट करें। तो मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरा टेम्परामेंट जो है वो इंजीनियर का नहीं, मेरा टेम्परामेंट जो है वो एक ऐसे इंसान का है जो किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो। और मुझे जो है वो लोगों से कांटेक्ट में रहना पसंद था, मुझे जो है वो लीड करना पसंद था और मुझे इस तरह से एवरीडे लाइफ में डिसीजन मेकिंग और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से मैंने जब यूनिवर्सिटी में गया तो शुरू में ही पब्लिक स्पीकिंग भी मेरा बड़ा शौक़ रहा था। तो उसके बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कर दी। यूनिवर्सिटी के पहले ईयर में तो मेरी अच्छी पोजीशन भी बन गई, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया और उसके बाद जो है वो पब्लिक स्पीकिंग और डिफरेंट इवेंट्स में ही मेरा ज़्यादातर टाइम गुजरने लग गया। तो उसमें चलते चलते डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में कहीं अवार्ड मिलता था, कहीं नहीं मिलता था, कहीं सक्सेस मिलती थी, कहीं नहीं भी मिलती थी। तो उनसे फिर सीखते सीखते पब्लिक स्पीकिंग को थोड़ा बहुत जो है वो उससे वाकफियत हुई। तो अब पब्लिक स्पीकिंग करते हुए ज़ाहिर है इंसान को पता तो होना चाहिए ना कि आप जिस मुआशरे में रहते हैं और जिस मुल्क में रहते हैं उसका पता होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे डिबेटर बनेंगे, तभी तो आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। तो पाकिस्तान के हालात से, पाकिस्तान की तारीख़ से और दुनिया के हालात से और दुनिया की तारीख़ से थोड़ी वाकफियत इस तरह से बनना शुरू हुई। और इसके बाद थोड़ा अरसा गुज़रा और ये अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा टेम्परामेंट मेरा एकेडमिक होने के साथ साथ ये थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला भी टेम्परामेंट है। अब मैं रहता था अपने मामू के घर शुरू में और वहाँ पे मेरी कज़न भी तैयारी करती थी CSS की ही, और उनका रिटन एग्ज़ाम पास हो गया। जब उनका रिटन एग्ज़ाम पास हुआ तो जब वो इंटरव्यू फ़ेज़ में आई, और आगे जाके हम इंटरव्यू फ़ेज़ की भी थोड़ी बातचीत करेंगे, तो वो इंटरव्यू की तैयारी करती थी तो मैं भी थोड़े बहुत अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से थोड़ा बहुत उनको बताता था कि आप ऐसे करें वैसे करें। और ज़ाहिर है वो तो उनको तो पता ही थी, नॉलेज तो थी, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग मुझे आती थी, तो थोड़ा बहुत ये कोऑपरेशन चलती रहती थी। तो आप इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंसान किसी एक फील्ड में कितना भी अच्छा हो जाए, दूसरी फील्ड में इंसान कमज़ोर हो सकता है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो बहरहाल अब हुआ इस तरह से कि मोटिवेशन इस तरह से मिली कि ये एक इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है, ये एक पॉसिबल एग्ज़ाम है, क्योंकि एक CSS क्वालिफाइड रिटन इंसान को भी आप कुछ सिखा सकते हैं। तो वो ये जो मिथ होती है ना कि इंसान CSS वाले जो पास करते हैं वो आसमान से उतर के आते हैं, ये थोड़ी मिथ मेरी शुरू से ही ख़त्म होना शुरू हो गई। तो उसके बाद ये जब ख़त्म हुई तो उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये इतना इम्पॉसिबल एग्ज़ाम भी नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते मामू ने भी गाइड किया, कज़न ने भी गाइड किया, उनके हस्बैंड हैं वो भी पुलिस में हैं तो उन्होंने भी गाइड किया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन बनना शुरू हुई। मेरे वालिद साहब और मेरी जो वालदा हैं उनका बड़ा जो है वो ख्वाहिश थी कि जो है वो आप इस एग्ज़ाम में आएँ, और क्योंकि वो समझते थे कि मेरा टेम्परामेंट पढ़ने का भी है और मेरा टेम्परामेंट लीडरशिप का भी है और मेरा टेम्परामेंट ये है कि मैं लोगों को सर्व भी करूँ, तो इसको जहन में रखते हुए मुझे वहाँ से भी मोटिवेशन मिलती रही। अब इसके बाद मुझे और लाइफ में इंसान जो भी करता है, एन अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाइज व्हेन इट इज़ सीज्ड। अगर आप अपॉर्चुनिटी को सीज़ करेंगे तो उससे 10 अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकलेंगी। तो एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने सीज़ की कि मैंने पढ़ा ज़्यादा, तो उससे मेरी पोजीशन आ गई। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मैंने सीज़ की जो कि थी पब्लिक स्पीकिंग में जाना, तो उससे मुझे यूग्रेड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट जाने का मौका मिला। अब ये एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी निकलती चली जा रही है। तो उसके बाद
पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीख ली, एकेडमिक्स में मैं पहले से ही बेहतर था, और अब मैं जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बाहर इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी मौका मिल गया। अब मैं जब यूनाइटेड स्टेट्स गया तो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी पाकिस्तान एम्बेसी में CSS 2009 की टॉपर से इंटरेक्शन हुई। अब इस तरह से होता है कि आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे, और जब आप एक दूसरे मुल्क में होते हैं जहाँ पे आपको दूसरे कौम, रंग, नस्ल के लोग नज़र आते हैं, वहाँ पे अपने मुल्क का झंडा देखने की एक फ़ीलिंग ही अलग होती है। तो जब वहाँ पे गए और हमें बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिली, हम तो बच्चे थे तो हमें काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिली, तो उससे एक अलग भी आपको एक मोटिवेशन मिलती है। तो वहाँ पे जब उनके साथ इंटरेक्शन हुई और जब आप ख़ुद कॉम्पिटेंट होते हैं तो दूसरे लोग ये डिटेक्ट कर जाते हैं। फिर उनसे मेरी बात शुरू हो गई। अब वो फॉरेन सर्विस की थी, ज़ाहिर है मैडम जो है वो सर्व कर रही थी वाशिंगटन डीसी में। तो जब उनसे इंटरेक्शन हुई तो उनको ये पता चल गया कि इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है, और वो उठते उठते मुझे ये कह गई कि आप जो हैं वो CSS का आपने अटैम्प्ट देना है और आप क्वालिफाई करेंगे। तो एक माहौल क्रिएट हो रहा था मेरी अपनी मोटिवेशन का, मेरी फैमिली का, मेरी अपनी टेम्परामेंट का, और इसी तरह से जो है वो, और आखिर में इंसान को चाहिए क्या होता है ज़िंदगी से, पीपल वांट रिकग्निशन, पीपल वांट रिस्पेक्ट। और ये अगर आप पुलिस में देखें, जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, जो सर्व करते हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखते हैं, उनसे ज़्यादा इज़्ज़त मेरा नहीं ख्याल। बाकी ज़ाहिर है हर इंसान हर शोबे में ही मुल्क को, कौम की खिदमत कर ही रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रिकग्निशन है वो मुझे उसने बहुत ज़्यादा अपील किया, और इसीलिए आई चोज़ पुलिस एज माई ग्रुप एज वेल। तो बात हमारी यहाँ पे पहुँची थी कि अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाइज व्हेन इट इज़ सीज्ड। अब मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी बताई आप लोगों को कि मैंने एकेडमिक्स को जब मैंने सीरियसली लिया, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया अपने आप को, अपनी एनर्जी और टाइम को, तब उसने मुझे एक तरह की स्किल दी। फिर जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की तो उसने मुझे दूसरी तरह की स्किल्स दी। फिर जब इन दोनों स्किल्स की वजह से मुझे तीसरा एक्सपोजर भी मिला तो मुझे एक अच्छी मोटिवेशन और करियर डायरेक्शन भी मिल गई। अब जब करियर डायरेक्शन मिल गई तो CSS की जर्नी शुरू करते हैं। अब इस जर्नी बहुत तवील थी, जो कि कमोबेश कोई 3 साल की जर्नी थी। अब इस जर्नी के दौरान ज़ाहिर है कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी मिली, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम भी फेस करना पड़ा। तो जब स्टार्टिंग की तो मैं भी बच्चों की तरह, जिस तरह से होते हैं जिनको कोई गाइडेंस इतनी ख़ास नहीं होती, मेरे तो खैर फैमिली में गाइडेंस थी भी, लेकिन फिर भी मैंने ये ऑप्ट किया कि मैं अकेडमीज़ में डिफरेंट जाऊँ। नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जो है वो मैं डिफरेंट पाकिस्तान की तकरीबन जो मशहूर हैं, सिंध की और ओवरऑल जो है वो पंजाब की भी, उनमें मैंने कुछ ना कुछ टच किया है। लेकिन मैं इंडोर्स नहीं करता किसी पर्टिकुलर एकेडमी को, इसीलिए क्योंकि इंसान को मेंटोर चाहिए होता है जो उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस को एनालाइज कर सके, समझ सके। और जिस तरह से बात हमने शुरुआत की थी कि आपको अपने आप की पहचान, अपने आप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपने आप को जानना ज़रूरी है। ये कहाँ से होगा? ये इंट्रोस्पेक्शन से होगा। ये कहाँ से होगा? जब एक कोई मेंटोर आपको या एक कोई गाइडर आपको कंसिस्टेंटली गाइड करे। अब मसला ही यही मेरे साथ पेश आया कि गाइडर चेंज होते रहे, और फिर मैं भी किसी एक इंसान की इतनी आराम से नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है वो अपने डिसीजंस खुद लेता आ रहा हूँ, तो मुझे भी ट्रस्ट डेवलप करने में मसला हो रहा था। तो शुरू में डिफरेंट अकेडमीज़ में जाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, लेकिन फिर जो है वो अपना जो खुद इनिशिएटिव था उसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर मैंने वहाँ से जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए हुआ वो ये था कि अंग्रेज़ी का जो एसे है वो मेरे लिए बड़ा मसला क्रिएट हुआ उसमें, और वो वाहिद सब्जेक्ट है जो कि मैंने अपने पूरे 3 साल के फ़ेज़ में, जो कि मैंने वाहिद एक यही सब्जेक्ट फ़ेल किया है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट मेरा कभी फ़ेल नहीं हुआ। अब अगर मैं बात में एक और चीज़ ऐड करूं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैंने राइटिंग का कोर्स लिया और आई वाज़ वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई क्लास। अब अंग्रेज़ी का ऐसे मैं पाकिस्तान आके FPSC में फ़ेल कर लेता हूँ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाके मैं जो है वो ऐसे का उसमें टॉपर्स में आ रहा हूँ। तो ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? ये डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है कि मुझे एग्ज़ामिनर की अप्रोच नहीं पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि एग्ज़ामिनर क्या मांग रहा है और एग्ज़ाम क्या मांग रहा है। तो 3 चीज़ें आज हमारी जो है वो ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो क्या है? अपने आप को समझना, नो योर सेल्फ, एग्ज़ामिनर को या जो कर रहे हैं वो गोल समझना, नो दी एग्ज़ामिनर, और उससे जुड़ा हुआ नो दी एग्ज़ाम, जो आप कर रहे हैं। ये 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं बातें। अब ख़ुद को समझना से अगर बात कंटिन्यू करें तो मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरी वीकनेसेस कहाँ हैं, और वो वीकनेसेस पता कैसे चलती हैं? राइटिंग असेस करा के, लिखने के बाद चेक करा के। अब एकेडमीज़ का जो ये बुरा हाल है उसमें नुकसान क्या होता है कि टीचर चेंज होता रहता है। जब टीचर चेंज होता है तो फिर
ज़ाहिर है ना, तो किसी का ओपिनियन एक, किसी का ओपिनियन दूसरा। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो अच्छी गैदरिंग से हुआ। मेरे जो दोस्त हैं, हम 6-7 दोस्त हैं, उनमें से कोई 5-6 कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, कोई प्रोविंशियल लेवल पे तो कोई फेडरल जो है वो लेवल पे, और 3 तो ख़ास तौर पे मुझसे सीनियर थे। अब्दुल समी शेख जो कि बहुत जो है वो ख़ुद एक नाम है, मेरिट PSP हैं, और उनकी ख़ुद भी मेरिट पोजीशन आई थी, मेरिट सीट ली थी उन्होंने सिंध के लिए। और उसके बाद जो है वह हसनैन अबड़ो, वो भी PAS में हैं, और उसके बाद जानज़ेब मेमन साहब, और वो भी IRS में असिस्टेंट कमिश्नर है अभी। तो ये मेरे सीनियर्स थे, मुझे अच्छे सीनियर्स मिले, अच्छे फैमिली में लोग मिले। इनसे मैंने जो है वो ख़ास तौर पे क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट किया, और क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने के बाद मुझे अपनी गलतियों का अंदाज़ा हुआ। तो दूसरी अगर बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि आपको क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना है। अगर आप सुनेंगे, हम्बल होंगे, झुकेंगे, तभी आप सीखेंगे। तो नंबर 1 जो हमारी थीम है वो क्या है कि नो योर सेल्फ। उससे हम क्या जोड़ सकते हैं कि अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। हम्बल हो, क्रिटिसिज्म आएगा, एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। तो पहले अटैम्प्ट में तो मैं फ़ेल कर गया। सुनी मैंने जो है वो या तो नहीं लोगों की, या तो सुनी तो फिर जो है वो सही लोगों की नहीं सुनी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हुए, लिखते हुए, समझते हुए, बढ़ते हुए, मैंने अपने आप को समझना शुरू किया, एग्ज़ामिनर को समझना शुरू किया, और एग्ज़ाम को समझना शुरू किया। एग्ज़ाम को समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप देखें नेचर क्या है उस एग्ज़ाम की। व्हाट इज़ एन एसे? एसे इज़ एन ओपिनियन बैक्ड बाय एविडेंस रिटन इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो अगर ऐसे आपकी राय है तो मैं सारे दुनिया की राय उसमें डाल देता था, लेकिन अपनी राय नहीं देता था। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात करता था, अरस्तु मार्क्स की तरह लिखता था, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ तो मेरी बात तो आपको समझ वैसे आ रही होगी गालबन, अगर जो है वो मैं, लेकिन बहुत कॉमन सेंस बातें कर रहा हूँ, बहुत सादा सी अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सादा सी, उर्दू भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सादा सी। तो बात अपनी करने के लिए सादा अल्फाज सही से इफ़ेक्टिवली अगर डिलीवर हो रहे हैं तो वो काफ़ी होते हैं। ये बात थोड़ी देर से समझ आई एज अ राइटर। यही बात मुझे एज अ स्पीकर पहले से समझ आ चुकी थी, लेकिन एज अ राइटर थोड़ा टाइम लग गया। फिर अब आ जाते हैं नेचर ऑफ द एग्ज़ामिनर। अब एक आपका एग्ज़ामिनर जो कि गालबन PhD उसने की हुई है, अंग्रेज़ी ज़बान में उसको महारत हासिल है, लिटरेचर और लैंग्वेज का है, लेकिन एजुकेशन के बाहर, उनकी ये एजुकेशन के बाहर इकोनॉमिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पॉलिटिकल साइंस पे, फ़िलासफ़ी पे शायद उनको वो ग्रिप ना हो, करंट अफेयर पे उनको शायद वो ग्रिप ना हो। आप एज़ कैंडिडेट्स जो कि कंटिन्यूटी से, एक तसलसल से जब पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट को, तो आपकी ग्रिप एग्ज़ामिनर से ज़्यादा है, और ये बात आपको समझनी है। और अगर आप ये बात समझें तो आपको समझाने वाले के तरीके से, टीचर की अप्रोच से उसको अप्रोच करना है। अब आपने अज्यूम ये करना है कि एग्ज़ामिनर जो है वो एक पढ़ा लिखा इंसान ज़रूर है, कॉमन सेंस रखने वाला ज़रूर है इंसान, लेकिन उसकी वो सब्जेक्ट लिटरेसी नहीं, वो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं। तो आपने उसको समझाने की नीयत से आना है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल ये कि अगर मुझे कोई बोले कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, जिनमें मेरे अच्छे मार्क्स ही हैं, वो आप चाइनीज़ में जाके लिखें, तो वो चाइनीज़ में जाके मैं नहीं लिख सकता, तो मैं फ़ेल करूँगा। और वो फ़ेल करने का मकसद ये नहीं कि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आता, ये फ़ेल करने का मकसद वो मुझे लैंग्वेज नहीं आती। इसी तरह से अगर आप लोग पढ़े लिखे तो हैं सब के सब, तो आप एक मेडिकल की रिपोर्ट उठाएं, उसमें अंग्रेज़ी ही लिखी हुई है, लेकिन आपको वो समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जार्गन नहीं आता, वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आती। यही बातें थीं जो कि मुझे समझ आई, और मुझे ये समझ आया कि सामने वाला एक कॉमन सेंस रखने वाला, एक अंग्रेज़ी में महारत रखने वाला इंसान ज़रूर है, लेकिन उसको वो सब्जेक्ट नहीं आता जिस पे मैं लिख रहा हूँ। तो वो मैंने आसान से आसान ज़बान में जब कोहेरेंटली, इफ़ेक्टिवली डिलीवर किया, कंटिन्यूटी के साथ, तो फिर उसने मुझे पास। और उसी एग्ज़ाम में अब आ जाएँ ज़रा जहाँ पर एक और थीम पे, हमारी एक और लेसन पे, एक और प्रिंसिपल पे, वो ये कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ उतना करें। अपना आउटकम देखें कि मैं आउटकम क्या तलाश कर रहा हूँ या रही हूँ। अगर मेरा गोल एग्ज़ामिनर में जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है CSS का, उसमें पास करना है, तो वहाँ पर, और मुझे जान बचानी है वहाँ पे, जो ख़ास तौर पे एसे, प्रेसी और इस्लामियात सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर मुझे सिर्फ पास करना है और मैंने मार्क्स ऑप्शनल से निकालने हैं, तो मैंने वहाँ पर एम्बिशियस नहीं होना, मैंने वहाँ पर रिस्क अवॉइड करना है।
और रिस्क अवॉइड करने का तरीका क्या है कि आप फ्लावरी लैंग्वेज छोड़ दें, आप कॉम्प्लिकेट करना चीज़ों को छोड़ दें। सिंपल इफेक्टिव लैंग्वेज, कंटिन्यूटी, फ्लो, कोहेरेंस, आइडियाज़ दैट आर sound, that appeal to the common sense, and then they are effectively communicated and your examiner is convinced by those arguments। तो यही जो है वो मैंने काम किया, यही मैंने अप्रोच की। अब आ जाएँ ज़रा प्रेसी पे। तो ये भी बड़ा एक खौफनाक सा सब्जेक्ट है। तो जाहिर है इसमें बुनियादी स्किल्स हैं और हर चीज़ एक स्किल है। अब हर स्किल को सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी गलती कहाँ है, जो कि मेरा भी केस था। फिर आपको लोग क्रिटिसिज्म देंगे और फिर आपको लोग बताएंगे कि आप कहाँ गलत हैं। इस पॉइंट पे आपको हम्बल होना है, इस पॉइंट पे आपको क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना है। ये हो जाएगा दूसरा स्टेज। कॉन्शियस, आप अभी अवेयर हैं, इनकॉम्पिटेंस, लेकिन अभी भी इनकॉम्पिटेंट है। थर्ड फेज पे आ जाएं ज़रा, तो वो ये है कि आप कॉन्शियसली जब आप ठीक कर रहे हैं अपनी गलती, तब तो आप ठीक लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही फोकस हटा, क्योंकि इंसान का तो फोकस फाइनाइट है, जैसे ही वो फोकस हटा तो आप फिर वो गलती करने पे आ गए। अब ये तीसरा फेज है, ये है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब ज़रा समझते हैं कि इंसान किस तरह से ऑपरेट करता है। अगर आप जाएंगे किसी भी कोई भी काम करें, आप म्यूज़िक बजाएं, आप जो है वो आप कोई स्पोर्ट्स करें, आप को है वो रनिंग करें, तो उसमें भी पहले दिन आप आधा लैप, दूसरे दिन आप 1 लैप, और इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। वो स्किल, वो काम जो आपके लिए मुश्किल है, वो आसान होता चला जाएगा कंसिस्टेंसी के साथ। अब जो तीसरे स्टेज से चौथे स्टेज तक का सफ़र है, वो यही है कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड। उसको जो मुश्किल आज है उसको आसानी बनाएं फ्यूचर के लिए, बिकॉज डिस्कम्फर्ट लीड्स टू ग्रोथ, एंड ये डिस्कम्फर्ट जो आप फेस कर रहे हैं उसी से वो चीज़ इंटरनलाइज हो जाएगी, वो आपकी स्किल में ऐड हो जाएगी और वो आपको एक डिफरेंट स्किल लेवल पे ले जाएगी। और यही अप्रोच थी मेरी प्रेसी में भी, कि मुझे अगर एक चीज़ मुश्किल लग रही है आज, तो कंसिस्टेंसी के साथ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। एक प्रेसी जो है वो ये है कि मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मैंने अगर बोला, फॉर एग्जांपल एक्सपोजिशन, फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंस कम है, और वो मैंने सामने जो है वो किसी ने बोल दिया कि नहीं है, तो उस बेसिस पे गलत फैसले होंगे। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात लिखूं जो कि आसान हो, क्योंकि उसके पास वक्त कम है। अपने प्राइम मिनिस्टर को मैं जो बात जितनी है उतनी बताऊं, ना ज़्यादा ना कम, और जितना सिंपल तरीके से कोहेरेंटली सिंपली बताऊं, वो जो है वो उसका मकसद है। अब मुझे अपने आप का समझ आ गया, एग्जामिनर का समझ आ गया, एग्ज़ाम की अप्रोच का समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं इस जगह तक पहुंचने के लिए, तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपका ये सब्जेक्ट भी पास हो जाएगा। ग्रामर एक स्किल है, वो सीखनी है। राइटिंग एक स्किल है, वो सीखनी है। अ गुड राइटर इज़ अ गुड रीडर एज वेल, तो आपने रीडिंग भी करते रहनी है। एंड फाइनली इसके जो मैकेनिकल साइड है, इसका जो ये क्रैमिंग वाला, रट्टे वाला साइड है, वो तो करना है ना आराम से। इसी तरह से आज 1 लैप होगा, कल 2 होंगे, परसों तक 10 भी हो सकते हैं। तो यही जो है वो हमारी इसमें अप्रोच रहेगी।